अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सभी को विजय पर्व दशहरा की अनेक अनेक शुभकामनाएं देते हुए शुरू करता हूं। कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, बुराई हमेशा बलशाली होती है, उसका दायरा विशाल होता है, उसके पास साधन असीमित होते हैं। लेकिन इस सृष्टि के इतिहास का अमिट सत्य भी यही है कि बुराई को अच्छाई से पराजित होना ही पड़ता है। यही संदेश है विजयदशमी का और यही उद्देश्य है हमारे आज के विशेष कार्यक्रम जो केबीसी कर्मवीर है उसका। देह व्यापार हमारे समाज की एक बहुत बड़ी समस्या है। और उससे भी बड़ी समस्या है उसमें शामिल महिलाओं के बच्चों का भविष्य। देह व्यापार के माहौल में अक्सर इन महिलाओं के मासूम बच्चों का भविष्य उसी अंधेरी दुनिया में दम तोड़ देता है। इन महिलाओं को और खासकर इनके बच्चों को एक अच्छी परवरिश, शिक्षा और संस्कार देने के नेक काम में जुटे हैं बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक हमारे कर्मवीर अजीत सिंह उनका नाम है। अजीत सिंह से हम मुलाकात करेंगे कुछ ही देर में, लेकिन उससे पहले हम कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट के साथ खेल को आगे बढ़ाएंगे। ये है नोएडा उत्तर प्रदेश से एक कॉर्पोरेट लॉयर जिनका नाम है ऋचा तिवारी जी। कल 4 प्रश्नों का सही जवाब देकर इन्होंने 5,000 रुपये जीत ले थे। ऋचा जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। तालियों के साथ आपका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन भी करते हैं। ऋचा जी की 2-3 खासियत थी, इसके बारे में हम कल चर्चा कर चुके थे। इन्होंने कहा कि ये हंसती बहुत हैं और बात बहुत करती हैं। तो ऋचा जी, हमारे पास एक वीडियो है जो कि हम लोगों ने बनाया आपके ऊपर, उसे देख लेते हैं पहले। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? मेरे घर पे मम्मी पापा और हम 5 बहनें हैं। मेरी सब बहनों की शादी हो गई है पर मैंने शादी नहीं की क्योंकि मैं करना नहीं चाहती। मेरे विचार में मैं वो आधुनिक भारतीय नारी का चेहरा हूँ जो सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, कॉन्फिडेंट है, उसकी कुछ आशाएं अभिलाषाएं हैं जिसकी ओर वो बढ़ना चाहती है। मैं चाहती हूँ कि मेरे काम से विशेषकर महिलाएं कुछ ऐसा करें जिससे वो अपने और अपने आसपास के जीवन में एक बदलाव लाएं, एक सुधार लाएं और हर तरह के स्वावलंबन की ओर बढ़ें। आप समझ गई होंगी कि मैं क्या प्रश्न पूछने वाला हूं आपसे। विवाह क्यों नहीं करना चाह रही हैं आप? मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आया कभी। यानी विवाह के खिलाफ हैं? खिलाफ नहीं हूँ, पर मुझे ये ज़रूर लगता है कि जिनकी इच्छा हो उन्हीं को इस बंधन में बंधना चाहिए क्योंकि ये एक जिम्मेदारी भी है। और अगर इच्छा नहीं है तो जो इंडिया में कॉमन सोच है कि नहीं शादी तो सबकी हो जानी चाहिए, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखती। ओके, तो ऋचा जी, आपको सारे नियम तो हमने बता ही दिए थे कल। केवल अपने जितने भी दर्शनार्थी उनको बता दें कि कंपेनियन के रूप में इनकी माताश्री आई हुई हैं उषा तिवारी जी, और जोड़ीदार के रूप में है वरुण भारद्वाज जो कि इनके जीजा हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। और मैं आपको बता दूं ऋचा जी कि जो आज के हमारे एक्सपर्ट हैं वो है दैनिक भास्कर के एडिटर जिनका नाम है लक्ष्मी प्रसाद पंत। पंत जी को पर्यावरण पर अच्छी खासी जानकारी है। पंत जी, यहाँ पर आपको हम स्वागत करते हैं। देखिए पंत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका लक्ष्मी प्रसाद जी। और ऋचा तिवारी जी यहाँ पर हमारे सामने हॉट सीट पर हैं। जब कभी भी इनको आपकी जरूरत पड़ेगी तो आपको बुलाया जाएगा। तिवारी मैडम को गुड लक मेरी तरफ से, बहुत सारी शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो पंत जी इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ ही रहेंगे और आप जब भी चाहें इनसे आप प्रश्न पूछ सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले। तो ऋचा जी, जैसे कि हमने कहा था 4 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया था, 5,000 आप जीत गई थी। आज इस खेल का पहला प्रश्न जो होगा वो 5वां प्रश्न होगा, 10,000 रुपये इसका मूल्य। ये खेल का पहला पड़ाव है। 5वां प्रश्न 10,000 रुपये आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस सरनेम यानी उपनाम का अर्थ होता है चारों वेदों का ज्ञाता? Which of these surnames literally means the knower of 4 Vedas या 4 वेद? A. चटर्जी, B. चतुर्वेदी, C. चौधरी या D. चट्टोपाध्याय?
सर बी चतुर्वेदी को लॉक कीजिएगा। श्योर हैं? जी फाइनल उत्तर आपका? फाइनल। चतुर्वेदी बी, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। आप सही हैं, 10,000 जीत गए आप। पांच प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया। चतुर्वेदी 4 वेदों के ज्ञानी, त्रिवेदी 3 वेदों, द्विवेदी 2 वेदों के। जी ओके, अब चलते हैं आगे। प्रश्न 45 सेकंड आपको मिलते थे हर एक प्रश्न के लिए, अब आपको 60 सेकंड मिलेंगे। जी छठा प्रश्न 20,000 रुपए। ऋचा जी आपके सामने ये रहा। इस गाने को किस अभिनेता ने गाया है जिन पर यह गाना फिल्माया भी गया है? मिठुन चक्रवर्ती, बी ऋषि कपूर, सी धर्मेंद्र या डी अमोल पालेकर? कुछ आ रहा है मन में? मैंने ये गाना सुना नहीं है, मुझे लग रहा है कि धर्मेंद्र जी हो सकते हैं, पर मैं श्योर नहीं हूँ। लाइफलाइन है आपके पास, अगर आप श्योर नहीं है तो ठीक है, मैं ऑडियंस से शांत हो जाएं। घड़ी बड़ी जी, ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, इस लाइफलाइन को अंकित किया जाए कंप्यूटर। ओके ऑडियंस, आपकी बारी आ गई। वोटिंग मीटर आपके हाथ में है, गाने को आपने सुन लिया है। प्रश्न ये है कि इस गाने को किस अभिनेता ने गाया है जिन पर यह गाना फिल्माया भी गया है? और आपका समय शुरू होता है अब। %67% ऋषि कपूर जी को दिया है। क्या कीजिएगा? सर जनता सही बताती है, जनता सही बताती है, आप उन्हीं के साथ जाएंगे। ऑलराइट, फाइनल उत्तर बताइए। जी बी ऋषि कपूर। बी ऋषि कपूर, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। वेल प्लेड ऑडियंस, बिल्कुल सही उत्तर आपका। अब आपको बताता हूं इस गाने के बारे में, क्योंकि इसकी जानकारी मेरे पास थोड़ी सी ज्यादा है। गाने का नाम है बडुम्बा, फिल्म का नाम है 102 नॉट आउट। अच्छा, इसके गायक हैं ऋषि कपूर, और जो आपको बता रहे हैं कि ये क्या है, उन दोनों ने गाया है, यानी कि मैंने और ऋषि जी ने दोनों ने साथ में गाया है। सर आपका वाला पार्ट सुनाया था तो हम पहचान लेते हैं। हाँ बस, फिर आपको यहाँ और बैठने की क्या? आवश्यकता ही नहीं थी। और इसका सुनिए, ये बोलने में हमको बहुत सी तकलीफ होती है, इसके म्यूजिक कंपोजर और अरेंजमेंट भी उन्हीं का है जो आपके सामने बैठे हैं। अच्छा, दुर्भाग्य ये है इस गाने का कि ज्यादा लोगों ने इसको सुना नहीं, सर चैनल क्योंकि ये पिक्चर जब खत्म हो जाती थी तब बचता था, और हमारी मृत्यु हो जाती है। और अच्छा, आपने पिक्चर भी नहीं देखी है? इसीलिए नहीं देखी। बस 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 बात बहुत खूब मैडम, धन्यवाद आपका। तो जनता अपना उठ करके चल पड़ती है। बहुत बार समझाया, कुछ वीडियो जा करके बाइट वाइट दिया कि भाई साहब बैठे रहिए, ये गाना आएगा, उसमें हम दोनों ने गाया है और नाचे हैं। कोई बैठा ही नहीं उधर, सब गए अपना बाहर। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर। इसका मूल्य है 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगर हरे रंग की प्रकाश की किरण को लाल रंग की किरण पर डाला जाएगा तो परिणाम स्वरूप किस रंग की किरण निकलेगी? If a beam of green light shines over a beam of red light, which color light will appear as a result? Okay? ऑप्शन सुनिए। A येलो, B ब्लू, C पर्पल, D ब्लैक, पीला, नीला, बैंगनी या काला? रंगों के साथ खिलवाड़ किया होगा कभी आपने बचपन में? लाइट की बीम मार मार के तो नहीं किया है। नहीं, फिर भी 20 सेकंड रह गए। लाइफलाइन सर। शांत हो जाएं, घड़ी बढ़ जाए। एक और लाइफलाइन। अब कौन सी?
जोड़ीदार। जोड़ीदार को बुलाएंगे आप, ओके। इस लाइफलाइन को अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। और जोड़ीदार जी वरुण भारद्वाज जी आइए और इस समस्या को हल कीजिए। नमस्कार। कम हरे रंग की प्रकाश की किरण को लाल रंग की किरण पर डाला जाएगा तो परिणाम स्वरूप किस रंग की किरण निकलेगी? इफ अ बीम ऑफ ग्रीन लाइट shines over a beam of red light, which color light will appear as a result? Yellow, blue, purple, black. पीला, नीला, बैंगनी या काला? ग्रीन और रेड को कर रहे हैं। रेड भी और ब्लू बी तो नहीं है। ब्लैक भी नहीं होगा, पर्पल भी नहीं होगा, मोस्ट लाइकली ए हो सकता है। ब्लू और ब्लैक तो मोस्ट लाइकली नहीं है। क्योंकि ब्लैक के लिए तो ब्लैक सब अब्सॉर्ब, ग्रीन तो ब्लैक हटाते हैं, एलिमिनेशन से ट्राई करते हैं। बी और डी भी होता है, बी भी होता है, जी भी होता है, रेड भी हाँ होता है, हाँ, तो ब्लू भी है। रेड और ग्रीन। बचपन में खेलते समय कभी आपने रंगों के साथ खेला होगा? जी पेंटिंग की होगी आपने कभी? किताबें मिलती हैं ना बच्चों की, जी लाल रंग लगाओ, पीला लगाओ, काला, ब्लू। जी। कभी दोनों को मिक्स किया होगा तो पता चला होगा आपको। क्या लग रहा है? हम येलो और पर्पल में एक मत नहीं हो पा रहे। आप क्या कह रही हैं विजय जी? रेड ग्रीन तो शायद येलो होगा। आप क्या बोल रहे हैं? सर येलो ही लग रहा है। आप लॉक कर सकती हैं, एक और लाइफलाइन ले सकती हैं, क्या करना चाहेंगे? रेड और ग्रीन करने से येलो बनता है ना? विप क्यों? क्या निर्णय हुआ? पता चल रहा है लाइफलाइन लेके घर जा रहे हैं, क्या करेंगे तो? आई थिंक येलो करते हैं। कर दें? सर ए येलो को ताला लगाएंगे। श्योर हैं? श्योर तो नहीं है पर ताला लगाएंगे ये येलो को। फाइनल उत्तर आपका? जी। कमेंट मार्श है येलो ए, ताला लगाया जाए। भी देखा नहीं आपने कभी कि अगर लाल को और हरे रंग को मिला दिया जाए तो क्या होगा? देवी जी, अगर लाल रंग को और हरे रंग को मिला दिया जाए तो वो पीला होता है, पर्पल नहीं होता है। वेल प्लेड। पर्पल कहां सोच रही थी? जोड़ीदार जी ने आपको बचा लिया और आप बढ़ गई हैं अब 80,000 पे। अगला प्रश्न है 80,000 रुपए का। यह है 8वां प्रश्न। ऋचा जी, 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस देश में मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है? Which country has the largest Muslim population in the world? A. Bangladesh, B. India, C. Pakistan, D. Indonesia. सर डी इंडोनेशिया। श्योर है? जी फाइनल उत्तर आपका? जी लॉक कर दें? जी। इंडोनेशिया डी, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। यू आर राइट, वेल प्लेड। 80,000 जीत लिया आपने। विश्व में सबसे अधिक 12.7% मुस्लिम जनसंख्या इंडोनेशिया में रहती है। CIA के 2017 के आंकड़ों के अनुसार इंडोनेशिया में इस्लाम का पालन करने वालों की संख्या 227 मिलियन, भारत में 182 मिलियन, पाकिस्तान में 197.5 मिलियन और बांग्लादेश में 140 मिलियन, 140 मिलियन। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पर। ऋचा जी, बहुत उम्दा खेल रही हैं आप। कोई बात नहीं, 2 लाइफलाइन चली गई, अभी भी 2 बची हुई हैं। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सन 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वाइसरॉय ने की थी? The decision to partition Bengal was announced in 1905 by which Viceroy of India? Options: A.
Lord Mayo, B. Lord Ripon, C. Lord Curzon, or was it D. Lord Chelmsford? सर सी लॉर्ड कर्जन को ताला लगाएंगे। Lord Curzon, जी फाइनल उत्तर आपका? जी लॉक कर दिया जाए? जी। लॉर्ड कर्जन सही पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। सही उत्तर आपका, वेल प्लेड। ओह, तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक असुविधा को बंगाल विभाजन का कारण बताया, और किंतु वास्तविक कारण प्रशासनिक नहीं अपितु राजनीतिक था। बिल्कुल। बंगाल उस समय भारतीय राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु था, और साथ ही बंगालियों में प्रबल राजनीतिक जागृति थी, जिसे कुचलने के लिए कर्जन ने बंगाल को बांटना चाहा। कर्जन के बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का सूत्रपात भी हुआ। कैसे मालूम है ये सब आपको? तो बड़े मुश्किल प्रश्न है, पढ़ा होगा आपने इसके जी बारे में। ये पढ़ा था। ऑलराइट, अब आ गया है अगला प्रश्न, जो कि है खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न। इसका मूल्य है 3,20,000 रुपए। 10वां प्रश्न ऋचा जी, 3,20,000 रुपए के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि भारत के राष्ट्रपति को इस्तीफा देना हो तो वो अपना इस्तीफा किसे सौंपेंगे? If the President of India were to resign, to whom would he have to submit his resignation? A. Chief Justice of India. B. The Prime Minister. C. Vice President. D. Lok Sabha Speaker. सर ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फाइनल उत्तर है आपका? श्योर न है तो आपके पास 2 लाइफलाइन है। बोलते बोलते रुक गई आप। 50-50, आस्ते एक्सपर्ट। ओके 50-50। लाइफलाइन लेंगे, शांत हो जाए, घड़ी बढ़ जीत। और आप एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे। 50-50 से अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। और जो 2 गलत ऑप्शन है उन्हें मिटा दीजिए। चीफ जस्टिस मिट गए, जल्दी बोलिए। सी वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट को ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। इज द राइट आंसर, वेल प्लेड। 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने। 3,20,000 जीत गई। और ये चेक आ रहा है, तालियां बजती हैं इनके लिए। ऋचा जी, ये 3,20,000 रुपए का चेक आपका, ये अपने पास रखिए। भारत के संविधान के आर्टिकल 56 विदिन ब्रैकेट्स 2 के मुताबिक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देंगे। पहले आप जा रही थी चीफ जस्टिस के पास, कानून के पास आप ज्यादा जाती हैं क्योंकि लॉयर हैं आप। ओके ऋचा जी, 3,20,000 रुपए जीत गई हैं। दूसरा पड़ाव इन्होंने पार कर लिया। और ऋचा जी, जैसा कि आप जानते हैं, अब समय ही समय है आपके पास, और हमारी जो कोटि की चोटी का प्रश्न है 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाएगा। 11वां प्रश्न आपके सामने रखने जा रहा हूं। इसका मूल्य है 6,40,000 रुपए। तैयार हो जाइए। 6,40,000 रुपए का 11वां प्रश्न ऋचा जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत के अनुसार किसे उसके पिता ने उसके शरीर को टेढ़ा हो जाने का श्राप दिया था जब वो अपनी मां के गर्भ में ही था? According to the Mahabharata, who was cursed by his father to be born crooked when he was still in his mother's womb. Options: A. Ashtavakra. B. Arishtanemi. C. Aruni. D. Ashwathama. अष्टवक्र, अरिष्टनेमि, आरुणि या अश्वत्थामा। समय की कोई पाबंदी नहीं, खेलिएगा जरूर मगर, क्योंकि आप लिस्ट इस पे सही ले जाएंगे आपको 640 पर,
यदि गलत हो गया तो आप वहीं रहिएगा और एक लाइफलाइन आस्क द एक्सपर्ट अभी भी बची। सर ए अष्टावक्र को ताला लगाएंगे। श्योर है? फाइनल उत्तर आपका। कंप्यूटर महाशय, अष्टवक्र को ताला लगाया जाए। क्यों कहा आपने ये? मुझे मालूम है कि अष्टवक्र का मतलब ही होता है कि जो थोड़ा टेढ़ा, मतलब क्रुकेड या डिफॉर्म्ड हो। कैसे? तकरीबन 8 जगह से अष्टावक्र का अर्थ ही यही हुआ। तो 11वां प्रश्न जीत गए आप, बिल्कुल सही उत्तर आपका। वेल प्लेड। अष्टवक्र के पिता का नाम कहोड़ और माता का नाम सुजाता था। और कहोड़ एक दिन वेद पाठ कर रहे थे तो घर के भीतर से बालक ने कहा कि पिताजी, आप वेद का गलत पाठ कर रहे हैं। यह सुनते ही कहोड़ क्रोधित होकर बोले कि तू गर्भ से ही मेरा अपमान कर रहा है, इसलिए तू 8 स्थानों से वक्र यानी कि टेढ़ा हो जाएगा। इस कारण जन्म से ही अष्टवक्र का शरीर 8 जगह से टेढ़ा है, जैसे कि आप भी कह रही थी। बहुत सुंदर उत्तर आपका है ऋचा जी। थैंक यू सर। और आपके ज्ञान के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। काश कि मेरा भी ज्ञान इतना होता जितना आपका है। 12वां प्रश्न आपके सामने रखूंगा और इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। एक लाइफलाइन बची है, 3 चली गई। 12,50,000 रुपए। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (2018) एशियन गेम्स में शैलजा जैन किस देश की महिला कबड्डी टीम की कोच थी? शैलजा जैन was the coach of which country's women's kabaddi team at the 2018 Asian Games? ऑप्शन सुनिए। ए साउथ कोरिया, बी ईरान, सी अफगानिस्तान, डी इंडोनेशिया। सर बी ईरान को ताला लगाएंगे। श्योर है? जी। खेल वगैरह देखती हैं कि नहीं आप? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत देखते हैं। तो ऋचा जी, आपने कहा बी को ताला लगा दिया जाए। कंप्यूटर महाशय, बी ईरान पे ताला लगाया जाए। $12,50 जीत लिया आपने, बिल्कुल सही उत्तर आपका। वेल प्लेड। ईरान की महिला कबड्डी टीम ने भारत को फाइनल में 27-24 से मात दी थी जकार्ता पेलेम्बांग एशियन गेम्स में। ईरान ने पुरुषों का स्वर्ण पदक भी जीता। ऑलराइट, अब आपके पास ऋचा जी केवल एक ही लाइफलाइन बची है, आस्क द एक्सपर्ट। 3 लाइफलाइन चली गई हैं और अगला प्रश्न है 25 लाख रुपए का। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए। ऋचा तिवारी जी, आपके स्क्रीन के ऊपर यह रहा। भारतीय विदेश सेवा IFS इंडियन फॉरेन सर्विस में शामिल होने वाली पहली महिला कौन थी? Who was the first lady to join the much coveted Indian Foreign Service, the IFS, in 1949? ऑप्शन सुनिए। ए एना राजम मल्होत्रा, बी CB मुथम्मा, सी अरुंधति घोष, डी चोकिला अय्यर। लग तो मुझे बी रहा है पर मैं श्योर नहीं हूँ, तो जहाँ तक है मुझे। आपको लग रहा है कि बी होना चाहिए, CB मुथम्मा। श्योर नहीं है?
ए तो शायद आईएएस में थी, हाल ही में उनका देहांत हुआ है। अरुंधति घोष फॉरेन सर्विस में थी, इन्होंने बड़ी गंभीरता से हमारा पक्ष रखा था। इंडिया विल नॉट साइन दिस ट्रीटी, नॉट नाउ नॉट लेटर, बोला था उन्होंने सीटीबीटी के लिए। एक्सपर्ट से पूछेंगे। जी, एक्सपर्ट एडवाइस। कमीना महाशय, ऋचा जी अपनी चौथी और आखिरी लाइफलाइन लेंगी। आस्क द एक्सपर्ट, इसे अंकित किया जाए। और लक्ष्मी प्रसाद जी, आपकी बारी आ गई है, प्रकट होइए और मदद कीजिए ऋचा जी की। लक्ष्मी प्रसाद जी, प्रणाम करता हूं एक बार फिर आपको। आपके सामने मैं प्रश्न पढ़ता हूं, उसके बाद 4 ऑप्शंस दूंगा और जैसे ही वो ऑप्शंस आप सुनेंगे, एक घड़ी चल पड़ेगी 60 सेकंड के लिए। तो सवाल यह है कि भारतीय विदेश सेवा आईएफएस में शामिल होने वाली पहली महिला कौन थी? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए एना राजम मल्होत्रा, बी सीबी मुथम्मा, सी अरुंधति घोष या डी चोखिला अय्यर। बच्चन साहब, 25 लाख तो ऋचा जी जीत रही हैं, लेकिन तनाव मेरे चेहरे पर है क्योंकि मैं इनकी आखिरी लाइफ लाइन हूँ। जी, जल्दी बोलिए। बी भी नहीं हो सकता। बी पे ताला बी लगाएं। के साथ जा सकती है मैम, बी पे, श्योर? बी के साथ जा सकती है। Sure? बिल्कुल। बी पे कह रहे हैं लक्ष्मी प्रसाद जी। काफी वेवर कर रहे थे। क्या किया जाए? एक्सपर्ट के साथ जाएंगे। बी सीबी मुथम्मा, जी फाइनल उत्तर आपका? जी। सीबी मुथम्मा बी। कंप्यूटर महाशय, ताला लगाया जाए। एक्सपर्ट एडवाइस भी थोड़ा सा चेहरे पे उनके टेंशन हो गई थी। चोखिला अय्यर कहती तो गलत होती, एना राजम मल्होत्रा कहती तो भी गलत होती। अरुंधति घोष की संभावना थी, लेकिन अगर आप उसे खेलती तो गलत होती। बिल्कुल सही उत्तर आपका, सीबी मुथम्मा इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। लक्ष्मी प्रसाद जी को आप धन्यवाद देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बड़ा। सीबी मुथम्मा 1949 में भारतीय विदेश सेवा आईएफएस की पहली महिला अधिकारी बनी। वे भारत की पहली महिला राजदूत भी थी, फर्स्ट एम्बेसडर। ऋचा जी, अब आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं बची है और आ रहा है 50 लाख का प्रश्न। यदि आपको सही, एकदम सही उत्तर मालूम है तो ही खेलिएगा, वरना आप क्विट कर सकते हैं। लाइफलाइन है नहीं आपके पास। लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहती हैं, आपको लगता है, तो ये छूट मैं आपको देता हूं, आप रिस्क ले सकते हैं। ऑलराइट, तैयार हो जाइए ऋचा जी। 14वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने। इसका मूल्य है 50 लाख रुपए। 14वां प्रश्न, 50 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन से वास्तुकार नई दिल्ली में कनॉट प्लेस के मुख्य डिजाइनर थे? Which architect was the principal designer of Connaught Place in New Delhi? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए रॉबर्ट टॉर रसल, बी हर्बर्ट बेकर, सी एडविन लटियंस या डी वॉल्टर साइक्स जॉर्ज। सी ने दिल्ली में काफ़ी चीज़ें डिज़ाइन की हैं, पर बाकी सबके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। सही उत्तर देंगे 50 लाख। कोई लाइफलाइन नहीं है।
गलत आपको नीचे गिरा देंगे 3:20 पर। आप कभी भी क्विट कर सकती हैं, या अगर आप गेस करना चाहें फिर वो गेस ही होगा। दिल्ली एनसीआर के आप निवासी हैं, दिल्ली के बारे में कुछ तो जानकारी होनी चाहिए आपको। लग तो सी रहा है, पर मैं सोच रही हूँ कि लेने लायक रिस्क है या नहीं, क्योंकि बाकियों के बारे में विशेष जानकारी नहीं है, वरना एलिमिनेशन में भी मदद मिलती है। नई दिल्ली में कनॉट प्लेस का डिजाइन बनाने का श्रेय किस वास्तुकार को दिया जाता है? ए. रॉबर्ट टो रसल, बी. हर्बर्ट बेकर, सी. एडविन लचिंस, डी. वॉल्टर साइक्स जॉर्ज। सर क्विट करेंगे। उत्तर नहीं मालूम? सी लग रहा है मुझको, क्योंकि दिल्ली में काफ़ी एरिया उन्होंने डिज़ाइन किया है, बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि होना चाहिए, मगर वही है, स्टेज पे आके रिस्क लेना भी थोड़ा। ओके, तो आपका अंतिम निर्णय है कि आप गेम क्विट करेंगे। 25 लाख भी कोई छोटी मोटी रकम नहीं। जी बिल्कुल, मैं क्विट करूंगी। क्विट करेंगे? ओके, अंतिम निर्णय आपका। कमरा जी, ऋचा तिवारी जी गेम को क्विट करेंगी, 25 लाख रुपए ये जीतती हैं, और तालियों के साथ हम इनका अभिनंदन करते हैं। ऑल प्लेट ऋचा जी। किसी एक को गेस कीजिए, हमें बताना पड़ेगा कि सही उत्तर क्या है। सी। सी? कबीर महाशय, एडविन लचिंस, सी, इसे ताला लगाया जाए। देवी जी, उत्तर गलत होता। सही उत्तर क्या है? रॉबर्ट टोर रसल। रॉबर्ट टोर रसल, who as chief architect of PWD, Public Works Department, also designed some of the city's most notable buildings of that time. तो 25 लाख रुपए आप जीतती हैं, एक बार फिर तालियां। और आपका जो जीती हुई रकम है वो हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आपके अकाउंट में। ट्रांसफर, नाम आ गया। $25 लाख ठीक है, और 25 लाख आपके अकाउंट में गए। बहुत ही तेज, सुरक्षित और बहुत ही आसान तरीका। देवियों और सज्जनों, देखिए, आज़ादी की कीमत, आज़ादी का मतलब और आज़ादी का महत्व वही समझ सकता है जिसे हर सांस गुलामी की हवा में लेनी पड़ती हो, जिसके हर कदम मजबूरी की बेड़ियों में जकड़े हों, और जिसका शरीर ही नहीं बल्कि आत्मा भी समाज की दी हुई चोटों से घायल हो। हम आज़ाद हैं, लेकिन हम शायद ही उस जीवन की कल्पना कर पाएं जहां बचपन शुरू होने से पहले ही उसे यौन तस्करी में धकेल दिया जाता है, जहां महिलाओं को देह व्यापार के लिए हर दिन एक नए शोषण और गुलामी का शिकार बनना पड़ता है, और जहां जीवन का हर पल शारीरिक और मानसिक यातना के दर्दनाक अनुभव से गुजरता है, जो हमारी कल्पना के दायरे से कोसों दूर है। वो हमारे ही समाज के एक वर्ग की करीबी और कड़वी सच्चाई है। आप सबको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में हर रोज कई बच्चियों को अगवा किया जाता है, उन्हें बेचा जाता है, और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि बहुत ही छोटी उम्र की बच्चियां भी हमारे देश में अगवा की जाती हैं और यौन तस्करी के उद्देश्य से बेची और खरीदी जाती। देवियों और सज्जनों, यौन तस्करी और देह व्यापार की अंधेरी दुनिया की सच्चाई बहुत ही भयावह है, लेकिन उस अंधेरी दुनिया में एक रोशनी की किरण भी दिखाई देती है,
अजीत सिंह जी के रूप में। महिला और लड़कियां हैं, उनको बड़ा उच्च दर्जा मिला है, उनको पूजनीय मानते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है, एक तरफ हम नारी को पूजते हैं इस देश में और दूसरी तरफ उसी नारी का उपभोग करते हैं। एक तरफ आपको घर में बीवी चाहिए और दूसरी तरफ आपको बाजार में रेड लाइट एरिया चाहिए। इस देश में, इस बनारस में 20 शहर में लड़कियां बिकती हैं और हम गुजर जाते हैं। मेरी सबसे बड़ी समस्या यही है कि पढ़े लिखे लोग भी सवाल नहीं उठाते हैं, वो गुजर जाते हैं। तो हमने बनारस की रेड लाइट एरिया आना शुरू किया हमने, तब ये पूरा क्रिमिनल नेक्सस के बारे में समझ में आया कि ये जो पूरे कोठे मालिक हैं, ये जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं, ये पुलिस है, ये पॉलिटिशियंस हैं, वहाँ के लोकल क्रिमिनल्स हैं, माफियाज हैं, ये सब जुड़े हुए हैं। कम से कम 12 लाख नाबालिग बच्चियां वेश्यावृत्ति में ढकेली जा चुकी हैं एट प्रेजेंट, और मैं समझता हूँ हकीकत इससे कई गुना बड़ी है। तो ये घिनौना रूप जैसे जैसे मुझे समझ में आता गया, वैसे वैसे मैंने रेस्क्यू ऑपरेशंस करना शुरू किया। और हम लोगों ने फिर बहुत फोकस किया कि कोठों को सील होना चाहिए इमीडिएटली रेस्क्यू के बाद। इसी क्रम में बनारस की रेड लाइट एरिया को बाल वेश्यावृत्ति मुक्त रेड लाइट एरिया हम लोगों ने घोषित किया है पिछले कई सालों से, और मुझे खुशी है कि इसमें प्रशासन का भी बहुत सहयोग रहा है। मेरी जब उनसे मुलाकात हुई तो मैं अपनी सारी कहानी इनको बताई कि भैया मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है और मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तो इन्होंने कहा बेटा चलो हम आपकी मदद करते हैं। फिर मैं इनके ज़रिए मेरा बयान वगैरह हुआ सब कुछ, और फिर मेरा मेडिकल हुआ, तब फिर कार्रवाई चालू है। जो पूरा लड़ाई है उसमें संघर्ष का दौर हमेशा बना रहता है, और इस क्रम में हम लोगों ने कई बार अटैक्स फेस किए। हमारे खिलाफ कितने फर्जी मुकदमे हुए, कॉलर बोन तोड़ दिए गए, शोल्डर तोड़ दिया गया। तो बिल्कुल मैं कह रहा हूँ ये पूरा ये संघर्ष हमारा लगातार चलता ही जा रहा है। लगभग 30 साल से हम काम कर रहे हैं और एक दिन भी हम रुके नहीं, झुके नहीं, टूटे नहीं। हमारा एक बेंचमार्क है, वो ये कि वी मस्ट चेंज लाइव्स। अगर हम जिंदगियों को बदल नहीं सके तो ये झूठी नाटक नौटंकी हम करते रह जाएंगे। आज देश भर में विजय पर्व दशहरा मनाया जा रहा है और हम भी इस मंच पर विजय पर्व मनाएंगे अजीत सिंह जैसे उस मसीहा के साथ जो देह व्यापार जैसी बुराई के खिलाफ आवाज उठाकर समाज में अच्छाई की जीत का प्रतीक है। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा CNN IBN के रियल हीरोज, द वीक पत्रिका के मैन ऑफ द ईयर 2011, 2015 में नारी शक्ति के सम्मान से राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत और गुड़िया नाम की संस्था के संस्थापक अजीत सिंह जी को तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। बहुत बहुत स्वागत आपका अजीत सिंह जी, आइए। देवियों सज्जनों, मेरे सामने इस वक्त उपस्थित हैं अजीत सिंह जी। ये केवल 18 साल के थे जब इन्होंने पहली बार देह व्यापार जैसी बुराई के खिलाफ कुछ करने की ठानी, और तब से लेकर अब तक पिछले 29 सालों से ये इस नेक काम से जी जान लगा करके जुटे हुए हैं। अजीत सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे अजीत सिंह जी कि आपके अनुभव से ये यौन तस्करी होती कैसे? ये जो पूरा तस्करी का जो मामला है वो किसी एक जिले, एक राज्य तक सीमित नहीं है। ये कई राज्यों से होते हुए बच्चियां कहीं पहुंचती हैं, कहीं यहाँ से सोर्स की जाती हैं, उसके बाद कहीं ट्रांजिट पॉइंट अलग होता है, फिर डेस्टिनेशन कहीं अलग होता है। अगर यूपी से बच्ची चलती है तो समझिए महाराष्ट्र तक आकर पहुंच जाती है, साउथ तक चली जाती है। तो एक जगह से बहुत
दूसरे जगह तक एक पूरा रैकेट है, एक नेक्सस है, पूरा एक क्रिमिनल क्राइम और क्रिमिनल्स का मामला है। सोशल वर्क का जो एनजीओ का जो ये पहली बार मैं समझता हूँ एक ऐसा विषय है जो चैरिटी मोड के दायरे के बाहर की चीज़ है। और आप देखेंगे कि उनको पहले ले आकर कहीं बंधक बना कर रखा जाता है, उनको मेंटली और फिजिकली बिल्कुल टॉर्चर किया जाता है, उनके लिए इलेक्ट्रिक शॉक्स यूज़ किया जाता है, उनको सिगरेट से जलाया जाता है, चिली पाउडर यूज़ किया जा सकता है, तो बहुत ही ब्रूटल तरीके से उनको ग्रूम अप किया जाता है, सीजन किया जाता है बिल्कुल। और जब तक वो मानसिक रूप से तैयार नहीं हो जाती उनको कोठों पर लाकर नहीं बैठाते हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अलग अलग प्रांतों में अलग अलग ऐसे समूह बने हुए हैं जहां पर लोग इस काम की ओर अपनी पूरी शक्ति लगाते रहते हैं और बच्चियों को किडनैप करके ले जाते हैं और भेज देते हैं। ये बिल्कुल एक संगठित अपराध है, बिल्कुल एक जो मोडस ऑपरेंडी इसका ऐसा है कि इसको अगर आप अगर संभल कर ना देखें तो आपको समझ में भी शायद नहीं आएगा। आप यही कहेंगे जो विक्टिम है, जो पीड़िता है, उसी को आप दोषी ठहरा देंगे, अरे ये तो खुद ही कर रही हैं, ये तो खुद ही अपने मर्जी से यहाँ पर हैं। लेकिन हकीकत ये नहीं होता है बेसिकली। और आप राज्यों की बात छोड़िए, यहाँ बांग्लादेश और नेपाल जो हमारे पड़ोसी देश हैं, वहाँ से भी बहुत बड़े पैमाने पर ट्रैफिकिंग हो रही है, वहाँ से बच्चियाँ यहाँ आ रही है। और अब मैं कहता हूँ यहाँ से बच्चियाँ वहाँ भी जा रही है, मेरी अपनी समझ है। तो पूरा सबकी मिली भगत है, ये एक दिन में ये नहीं हो रहा है, ये कई 100 सालों से मैं समझता हूँ होता हुआ आ रहा है और इस वक्त संगठित अपराध का रूप धारण कर चुका है। जी, ये किन घरों में रहती हैं, ये कहाँ से इनको किडनैप किया जाता है? देखिए, एक बहुत बड़ी सच्चाई इस देश की है गरीबी। जी, क्योंकि गरीबी को इतनी बार बोला जाता है कि कभी उसका मायने ही खत्म हो जाता है। तो बेसिकली जो ट्रैफिकिंग जो हो रही है, जो गरीब लोग हैं, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से जो वनरेबल जो कम्युनिटी है, इंटीरियर की जो जगह हैं, वहाँ उनको शादी के नाम पर, नौकरी देने के नाम पर, आपके मुंबई में हीरोइन बनाने के नाम पर ये बहुत आराम से इनको बेवकूफ़ बना कर ले आते हैं। और हाँ, बिल्कुल किडनैपिंग भी होती है सीधे सीधे, लेकिन मैं समझता हूँ कि किडनैपिंग का मात्रा आजकल मैं कम देख रहा हूँ। जब उनको बेवकूफ़ बनाकर, जब उनको चीट कर कर शादी या नौकरी के नाम पर लाया जा सकता है आसानी से, तो इसी का लोग इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। पहली बार आपको ये कैसे पता चला कि इस ओर मुझे काम करना है? सर, ये लगभग 1988 की बात है। मैं एक अपने कज़िन के शादी में गया था जी। तो वहाँ पर जैसे कि परंपरा पुरानी रही है कि शादियों में नाच होते हैं, तवाइफों के बाई जी लोग आती हैं, उसको शुभ भी माना जाता है। तो मैं भी गया और मैं पहली बार मेरे जीवन में वो सिचुएशन आया जब मुझे भी रात को बैठकर नाच देखना पड़ा। और कला का सम्मान तो वो नहीं था बिल्कुल, वो अश्लीलता ही थी बेसिकली। और मैं पूरी रात बैठा रहा। सुबह मैंने 6 बजे जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ, वो जा रही थी अपने कमरे की तरफ, तो मैंने रास्ते में उसको रोक कर बोला, क्या मैं आपके बच्चे अडॉप्ट कर सकता हूँ? तो मुझे देख कर हंसने लगी। उसने सोचा कितना बच्चा है ये, मतलब मजाक कर रहा होगा, और उसने लाइटली लिया। लेकिन मैं उसको परस्यू किया। मैं बहुत डिटर्मिन्ड हो जाता हूँ अपने काम के लिए, तो मैं उसको 2-3 साल तक उसके पास जाता रहा। जब भी मुझे कॉलेज से छुट्टियाँ मिलती मैं जाता रहा, उन बच्चों के लिए मैं करता रहा। और उसको मैं 2-3 साल बाद उसकी माँ तैयार हो गई, फिर मैं उनको अपने घर भी ले आया। तो हंगामा मच गया, बिल्कुल यही बोलने वाला था मैं। तो घर में, परिवार में क्या वातावरण बना तब? दूर दूर से नातेदार रिश्तेदार चले आए कंसोल करने के लिए, हाँ भाई आपका एक ही बेटा बड़ा दुखी हो गया, जैसे मातम बन गया हो हमारे घर में। और ऐसा माहौल बना दिया गया था और बहुत ही मेंटली टॉर्चरिंग होता है ये। मैं आपको बताऊं, मैं बुलेट्स फेस कर रहा हूं आजकल, लेकिन मुझे डर नहीं लगता। लेकिन वो जो सोशल ऑस्ट्रेसिज्म आप फेस करते हो, जो सामाजिक बहिष्कार आप फेस करते हो, वो भी लगातार 10 साल तक आप यही फेस करते जा रहे हो। आप बिल्कुल पागल होने की स्थिति में आ जाते हो। स्कूल में मैडम ने बोला था भगत सिंह बनो, गांधी बनो, मदर टेरेसा बनो, और सच में जब बनो तो सब बंदूक लेकर आपके पीछे पड़ जाते हैं। तो बेसिकली लोग चाहते हैं कि पड़ोसी का बेटा भगत सिंह बने, मेरा बेटा ना बने, है ना। तो ये बड़ा अपने आप में बड़ी विडंबना है इस समाज की। और मेरे घर में फिर बहुत ही उथल पुथल हुआ, बहुत ही रोहा रोहट मच गया, मैं आपको बता रहा हूँ। और माँ बाप भी क्या करें, उनका अकेला बेटा था, तो उन्होंने बड़ा उसके बावजूद घर में रखा खाना दाना दिया। और हिंदुस्तान में रहने के नाते अपने माँ बाप का इतना फ़ायदा तो आप उठा ही सकते हैं, लड़ झगड़ कर भी आप वहाँ रह सकते हैं, वो मैंने किया। जी देवियों सज्जनों, अब मैं अजीत सिंह जी की गुड़िया संस्था की कोऑर्डिनेटर और उनकी धर्म पत्नी को यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगा। आज ही हमारे साथ इस खेल में अजीत सिंह के साथ खेलेंगी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए सांत्वना मंजू जी का।
बहुत बहुत स्वागत आपका सांत्वना जी हमारे इस कार्यक्रम में। ये गुड़िया संस्था के साथ आप जुड़ी कैसे? SOS एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे एक काउंसलर थे, उन्होंने शायद मुझे बहुत अच्छे से रीड किया था। वो कहते थे, मुझे जब देखते थे बोले मंजू तू शायद बहुत पैसे कमा लेगी बट तेरे को शायद इटर्नल पीस नहीं मिलेगा। और यही बात मुझे क्लिक की। मैंने कहा आप क्या चाहते हो मुझे ये बताओ। कह रहे कि मैं एक संस्था जानता हूँ, गुड़िया संस्था, अजीत जी हैं, यंग से हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ तू आज जाके एक बार उनको देख ले। मैंने कहा यही आप चाहते हो? कह रहे हाँ। बोला कि ठीक है, काम करते हैं, चलते हैं देखने। जब देखा कि बरगद के पेड़ के नीचे 100-150 बच्चे पढ़ रहे हैं, देन आई रियलाइज, उसी दिन मैं 1 घंटा बच्चे को पढ़ाई। फिर बच्चों ने मुझे क्वेश्चन किया, मैम आप आएंगी, मैम आप आएंगी? मैंने उनसे कहा हाँ। मुझे उस जगह रियलाइज़ हुआ कि मेरा एक ड्रीम था कि मैं 2 बच्चे को एडॉप्ट करूँगी और शादी नहीं करूँगी, खूब सारे पैसे कमाऊँगी। तो ये मेरे दिमाग में था कि क्योंकि मैं चाहती थी कि ये जो भी मेरे ज़िंदगी का जो इमोशनल बैकलॉग रहा है एक ऑर्फन होने के नाते, मैं वो सारा पूरा करना चाहती थी। तो इसलिए मैं 2 बच्चों को एडॉप्ट करना चाहती थी। लेकिन मेरे को लगा कि ये जो बच्चे हैं इनको मेरी ज़्यादा ज़रूरत है और शायद मैं इसी चीज़ के लिए खोज रही हूँ, इसी चीज़ के लिए शायद मैं सारा चीज़ें कर रही हूँ जो मेरे दिमाग में चल रहा है। तो ऑन द स्पॉट आई डिसाइड कि आई विल ज्वाइन गुड़िया। तो मैंने अजीत जी से कहा कि मैं आपको गुड़िया ज्वाइन करना चाहती हूँ। तो इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे हम मंजू जी। फिलहाल तो हमें आज का ये जो खेल है इसे शुरू करना होगा। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि जितनी भी धनराशि आज आप यहाँ से जीतेंगे वो गुड़िया फाउंडेशन में जाएगी। तो अजीत सिंह जी और मंजू जी, जल्दी से मैं आपको खेल के नियम समझा दूँ। यहाँ पर देखिए एक धनालय खड़ा हो जाएगा। प्रश्न आते हैं 15 इसमें। 1000 रुपये से शुरुआत होती है और पहुँचते हैं ये 1 करोड़ रुपए तक। 2 पड़ाव हैं बीच में। 5वें प्रश्न पर 10,000 रुपये का पहला पड़ाव और दूसरा पड़ाव है 10वें प्रश्न पर 3,20,000 रुपये का। यहाँ पर एक घड़ी बड़ी जी हैं, बजती रहती हैं और समय बताएंगी आपको। पहले 5 प्रश्न तक आपको मिलेंगे 45 सेकंड और 5वें से 10वें प्रश्न तक आपको मिलेंगे 60 सेकंड। उसके बाद आपके पास समय। कहीं आप अटक जाएं, प्रश्न का उत्तर न दे पाएं, तो उसकी सुविधा के लिए हमने 4 लाइफलाइन रखी हुई हैं। यहाँ पर ये देखिए, पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, यहाँ की जनता से आप सवाल पूछ सकते हैं। दूसरी लाइफलाइन है 50-50, यानी कि 2 जो गलत ऑप्शंस हैं वो मिट जाते हैं, 2 ही बचते हैं, एक सही है एक गलत। जोड़ीदार ऑप्शन, आप आज यहाँ पर अजीत सिंह जी जोड़ीदार के रूप में किसे लाए हैं? हमारे साथ मुखर्जी सर आए हैं। प्रणाम करता हूँ आपको। आपका शुभ नाम? मानवेंद्र नाथ मुखर्जी। मानवेंद्र नाथ मुखर्जी। तालियों के साथ हम आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत के साथ। और जब भी आपको कोई संकट हो तो उनको बुला करके उनसे आप पूछ सकते हैं। कंपेनियन के रूप में किसे लाए हैं आप अपने साथ अजीत सिंह जी? जी, हमारे साथी लोग आए हैं जिनके बगैर गुड़िया अधूरी है। सुनील कुमार हैं, सुनील सिंह आए हैं, उसके बाद सूर्यभान हैं, और उसके बाद उमा शंकर जी हैं, और यहाँ पर गोपाल और अमित जी भी आए हैं। जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। ये भी आपके साथ इसी गुड़िया फाउंडेशन में किस क्षेत्र में काम करते हैं? ये कोई रेस्क्यू से जुड़ा हुआ है, कोई प्रोटेक्शन वाला पार्ट कर रहा है, पुनर्वासन वाला काम कर रहा है, अलग अलग जगह पर सब लोग। जी। हाँ, और सच बात तो यही कि जो ये 5-7 लोग हैं, ये बिल्कुल हर काम हर वक्त करने के लिए तैयार रहते हैं। वाह, क्या बात है जी। और चौथी और आखिरी लाइफलाइन है आस्क द एक्सपर्ट। हमारे एक्सपर्ट एडवाइजर हैं, वीडियो कॉल के द्वारा आप उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो एक्सपर्ट के रूप में अब हमारे साथ मौजूद हैं नेहा बाथम। नमस्कार नेहा जी, और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये जो दंपत्ति आज आपके सामने बैठा है, बेहद सराहनीय और नेक काम में अग्रसर है, और ये गुमनामी के अंधेरों से इन लड़कियों को निकालकर एक उम्मीद की किरण उनके अंदर जगाते हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नेहा जी। जब भी अजीत सिंह जी को कोई संकट होगी प्रश्न का उत्तर देने में, तो ये आपकी सहायता मांगेंगे, और जब तक कि नहीं बजेगा हुटर तब तक वो हमारे साथ रहेंगे और ये खेल भी तब तक ही चलता रहेगा। ओके, अब हम खेल को शुरू करते हैं। क्या ख्याल है आपका? लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। अजीत सिंह जी और मंजू जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, इसका मूल्य 1000 रुपए, और वो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
इनमें से किस हिंदी वाक्यांश का अर्थ होता है काम नहीं बनना? Which of these Hindi phrases is used to convey that something didn't work out? ऑप्शन सुनिए। ए, चावल नहीं पकना, बी, दाल न गलना, सी, पानी नहीं उबलना, या डी, रोटी नहीं सेकना। दाल ना गलना, दाल ना बी, दाल ना गलना। बी, दाल न गलना। जी फाइनल उत्तर है आपका ये। ताला लगा दें? जी। बी पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। वाह, क्या बात है, बिल्कुल सही उत्तर आप। 1000 जीत गए आप। दाल नहीं गलना मीन्स वेस्टेड अटेम्प्ट। दूसरा प्रश्न आ रहा है आपके सामने, इसका मूल्य है 2000 रुपए। और वो प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। एक फिल्म के संक्षिप्त नाम DDLJ में दूसरा D क्या है? दिल वाले What does the second D in the abbreviated movie title DDLJ stand for? दिल अब आपके सामने ऑप्शन रखता हूं। ऑप्शन डालने से पहले श्रीमती जी ने बोलना शुरू कर दिया है। ए, दिल्ली वाले, बी, दूल्हा, सी, दिल वाले, डी, दुल्हनिया। सर डी, दुल्हनिया। सहमत हैं आप पत्नी जी से? ये पिक्चर की मास्टर है। अच्छा, पिक्चर के मास्टर हैं। चलिए, मैं अपने संस्थान में पिक्चर मैनेजर के रूप में जानी जाती हूँ सर। सबको मूवी दिखाना, सब टिकट का इंतजाम करना, तय भी करना। क्या किया जाए इसको? ताला लगा दें? जी जी हाँ, डी, दुल्हनिया। ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 2000 जीत गया। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 में बनी थी। आदित्य चोपड़ा जी, जो कि यश चोपड़ा जी के सुपुत्र हैं, उन्होंने इसको बनाया था, उसका निर्देशन किया था। खूब चलिए, कई सालों तक चलती रही है फिल्म जी। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। इसका मूल्य है 3000 रुपए। और वो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के विभिन्न हिस्सों में इनमें से किसे कहीं कहीं पानी के बताशे, पकौड़ी, गुपचुप और फुल्की भी कहा जाता है? Which of these is also known as पानी के बताशे, पकौड़ी, गुपचुप and फुल्की in various parts of India? ऑप्शन सुनिए। ए, दही वड़ा, बी, बताशा, सी, गोलगप्पे, या डी, पाव भाजी। गोलगप्पे। गोलगप्पे, सी। गोलगप्पे सी। ताला लगा दें? ताला लगाइए कंप्यूटर जी गोलगप्पों पर। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 3000 जीत गया। बंगाल में कई बार पुचका पानी बोलते हैं। जी। हाँ कि नहीं? इधर से कोई हंसा। खाया होगा आपने, बहुत स्वादिष्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं खेल में। चौथा प्रश्न आएगा आपके सामने। इसका मूल्य है 5000 रुपए। इसे देखिए और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। फिल्म में ये बस कहां से कहां की यात्रा कर रही है? बॉम्बे टू गोवा है। बॉम्बे टू कहां से कंप्यूटर जी खोज कर निकाल लाते हैं। दया कीजिए मान्यवर। फिल्म में ये बस कहां से कहां की यात्रा कर रही है? अब ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए, बॉम्बे टू गोवा, बी, दिल्ली टू जयपुर, सी, अमृतसर टू सूरत, डी, बेंगलोर टू पुणे। ए, बॉम्बे से गोवा। बॉम्बे टू गोवा श्योर है? हाँ जी। जी जी हाँ, बिल्कुल। भाई साहब, हाँ हाँ, इन्होंने कह हम दिया। मानते हैं कि आपकी पत्नी है और इनका जो भी कहना है वो आप मानते हैं। लेकिन अगर आप इनके कुछ विपरीत कहना चाहें तो बोल सकते हैं आप। नहीं बोलेंगे। फिल्म के मामले में नहीं बोलेंगे। फिल्म के मामले में नहीं बोलेंगे। क्या किया जाए? लॉक कर दें बॉम्बे टू गोवा। बॉम्बे टू गोवा, ये ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। सही उत्तर है आपका। 5000 जीत गए आप। इस फिल्म का नाम है बॉम्बे टू गोवा। गायक किशोर कुमार और इसका संगीत निर्देशन किया था R.D. बर्मन ने। ओके अजीत सिंह जी और मंजू जी, अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न। इसका मूल्य है 10,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबरीमला मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? द सबरीमला टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ऑप्शन देखिए। ए, तमिलनाडु, बी, तेलंगाना, सी, केरल, या डी, आंध्र प्रदेश। औरतों के जो, हाँ औरतों वाला ही केरल है। औरतों का एंट्री नहीं मिल रहा है इसमें। वही है। तो सर सी, केरला। सी, केरला। सी, केरला जी। श्योर है? जी। फाइनल उत्तर आपका? जी जी।
सी केरल, केरला, तारा लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 10,000 जी के पहला पड़ाव पार कर दिया आपने। भगवान अयप्पा को समर्पित ये तीर्थ सह्याद्री पर्वतमाला से घिरे हुए पट्टनमथिट्टा जिले में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए अयप्पा स्वामी के मंदिर सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दे दी है। ओके, खेल तो होता ही रहता है जीवन में, लेकिन जो कार्य आप कर रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस कार्य में अपने आप को और उसके साथ जुड़ते हैं। और जितनी भी महिलाएं इस यौन तस्करी के एक तरह से एक विक्टिम बन जाती हैं, उनके यहाँ जो उनकी जो संतानें होती हैं, उनके साथ जो व्यवहार होता है, किस तरह का जीवन उन्हें व्यतीत करना पड़ता है, उन बच्चियों के लिए आपने जितना काम किया वो बहुत ही सराहनीय है। इसके लिए हम बहुत बहुत बधाई देते हैं आपको। तो मैं जानना चाहूँगा, ये जो आप कह रहे हैं रेस्क्यू, बार बार बोलते हैं, हमारे दिमाग में रेस्क्यू जो है वो अलग तरह की उसकी धारणा होती है। जी जी। आपने कैसे किया इन सब बच्चियों को रेस्क्यू? देखिए, रेस्क्यू से पहले हम लोग खुद एविडेंस इकट्ठा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिनायल का मोड ज़्यादा है। इस देश में जो पूरा करप्शन है, जो सिस्टमिक फेलियर है, उसको हम स्वीकारना पड़ेगा हमें खुद। अजीत सिंह जी, हमारे पास एक वीडियो है जिसमें शायद आपने इसका वर्णन भी किया हुआ है, तो हम चाहते हैं कि सब लोग ये वीडियो देख लें। कैन वी हैव दैट वीडियो? हम किसी के भरोसे जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं करते हैं। हमारा अपना पूरा मैकेनिज्म है। स्पाई कैमरा लगाकर हमने, जैसे कि इलाहाबाद का मैं बताऊं आपको, मेरे समझ से देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था, जहां 61 ब्रॉथल्स एक दिन एक साथ सीज हुए थे। एक ही दिन में करीब 150 से ज़्यादा बच्चियों को रेस्क्यू किया गया और वहाँ मैं 11 महीने स्पाई कैमरा के साथ वहाँ गया। मैंने एविडेंस इकट्ठा किया कि बिना एविडेंस इकट्ठा किए हम एक्शन नहीं लेते, क्योंकि अधिकांश मामलों में पुलिस डिनाई करती है। तो ऐसे क्रम में हमें अपना प्रिकॉशन लेना पड़ता है, हमें अपने वो एविडेंस इकट्ठे करने पड़ते हैं ताकि मैं उस लड़ाई को पुख्ता ढंग से लड़ सकूं। जैसे कि हम लोगों ने अभी बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है कि आगरे में एक वार्डन ने 57 बच्चियों को सरकारी होम से बेच दिया था, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिली है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि मैं एक बदलाव देखना चाहता हूँ अपने इर्द गिर्द। कम से कम अगर हम दुनिया नहीं बदल सकते तो कम से कम अपने गाँव को, अपने माटी को तो बदल सकते हैं। हमको जो चैरिटी मोड है उस दायरे के बाहर आकर, संघर्ष के मोड में आकर इन क्रिमिनल से, इन मानव तस्करों से लड़ना पड़ेगा, तब जाकर हम अपने बच्चियों को बचा सकेंगे। एक दिन में तकरीबन 60 ऐसी जगहों पर आपने रेड करवाया, ये क्या सच है? 61 वो इलाहाबाद की घटना है। जी। और 61 ब्रॉथल्स एक ही दिन में सीज हुए जी। और समझ लीजिए ये मेरे समझ से पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी कोठे को खुलने नहीं दिया और ना ही किसी बच्ची की कस्टडी जाने दी ट्रैफिकर्स के पास, क्योंकि वही जो कोठे वाले हैं वही फर्जी डॉक्यूमेंट लेकर लड़कियों को फिर उठाकर वापस ले जाते हैं, तो वो भी नहीं होने दिया। किसी ट्रैफिकर का बेल नहीं होने डिनाई कर दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। तो मैं समझता हूं कि हर मामले में इलाहाबाद का जो रेस्क्यू ऑपरेशन, जो केस एक मॉडल है इस पूरे देश के लिए। और इलाहाबाद में 11 महीने तक हम स्पाई कैमरे के साथ लगे रहे। वहाँ पर लिपस्टिक पाउडर्स बेच रहे थे। पूरा हमने करीब 70-80 नाबालिग बच्चियों की मैंने वीडियो फुटेज इकट्ठा की, तब जाकर हम लोगों ने इसको पहला 3-4 साल बिना एविडेंस दिखाए कुछ आगे हो नहीं सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि इस मॉडल से पूरा एक चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन फ्री रेड लाइट एरिया बनारस को हमने बनाया। इंडिया का सबसे पहला रेड लाइट एरिया जो मैं कह सकता हूं कि एक भी नाबालिग बच्ची वहां पर क्या बात। चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन फ्री रेड लाइट एरिया। अजीत सिंह जी, किस प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है आपको या किया आपने? और सच बताऊं, आज पूरे बनारस में बाहर पीठ लोग ठोक देते हैं, लेकिन मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंदर घुसकर काम करने के लिए लोग तैयार नहीं है आज भी। ये हकीकत मैं आपको बयान कर रहा हूँ। तो एक तो जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है वो तो है ही अपने जगह पर। दूसरा जो सबसे बड़ा संघर्ष है, एक तरफ आप बिल्कुल मानव तस्करों से घिरे हुए हैं,
वो आपको अटैक कर रहे हैं, दूसरी तरफ से फर्जी मुकदमे आपके ऊपर लाद दिए जाते हैं, ठीक है। और ऐसी परिस्थितियों में मैं अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेज पाता हूँ। मैं पिछले कई सालों से मैं स्कूल ही नहीं भेज रहा हूँ अपने। तो मैं उस थ्रेट को समझ रहा हूँ। ऑलरेडी हमारे साथियों के टांग पैर तोड़ दिए गए हैं। मंजू के ही बिल्कुल यही बताएंगे, इनको बिल्कुल रिवॉल्वर लाकर रेड लाइट एरिया में सटा दिया था। तो और ऐसे कितने हमने मुकदमे कर भी, 4-5 तो मुकदमे भी हमने किए कि भाई हमारे ऊपर अटैक हो रहा है, लेकिन उस पर अभी बहुत विशेष कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है जी। अब मैं समझता हूँ चारों तरफ ये पूरा क्राइम और क्रिमिनल्स का ही नेक्सस है, क्योंकि आप इसके ऊपर कोई सिर्फ दाल दलिया बांटने से काम नहीं होने वाला, वो नहीं छोड़कर हट जाएंगे मैदान, आपको वाकई हेड ऑन कोलिजन लेना पड़ेगा, टक्कर लेना पड़ेगा। कई बार मैंने मतलब बेवकूफ़ी कह सकते हैं इन दैट सेंस, बट होता है ना कि जब दिल में आग लगे तो दिमाग काम नहीं करता है जी। तो हमने जब रेस्क्यू कंडक्ट किया, उसके बाद बच्चे हमने निकाले। उसके बाद क्या होता है कि जो क्रिमिनल माइंडसेट है और लोगों का नॉर्मली मानना है, वाइफ को अगर टारगेट करोगे तो शायद हस्बैंड झुक जाएगा, तो शायद ये भी उनको भी दिमाग ऐसी साइकी रही होगी व्हाटएवर। तो वो एकदम आए, तब बुलेट्स के गन के साथ मुसलमान उतरे गाड़ी से। मैं सेंटर में बच्चों को पढ़ा रही थी, तो घुसने के साथ उन्होंने चिल्लाने लगा कि क्या कौन है, क्या कर रहे हो, तो अपने हस्बैंड को मना कर दो, नहीं तुम्हें मार देंगे, हस्बैंड को मार देंगे, फैमिली ख़त्म कर देंगे। मुझे बहुत तेज गुस्सा। मैंने कहा क्या चाहते हो, क्या करोगे? तो बोले तुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ, बोल करके एकदम गुस्सा के एकदम निकालो। उन्होंने यहीं पे घन पे पट पे रख दिया, हेड पे लगा देते, सटा दिया। कह रहे गर्मी समझ में आ रही है? मैंने कहा दबाना है दबा लो बस दबाना है दबा लो। अगर ये सोच रहे हो कि हम लोग रुकेंगे, गुड़िया नहीं रुकेगी, न जीत रुकेंगे न मंजी रुकेंगे, तुम्हें जो करते बनता है करो। वाह क्या बात है। ऐसे ही मैं आपको प्रणाम करते हैं आपके धैर्य को मंजू जी। एक वाक्य में बड़ा मुश्किल होता है ऐसी स्थिति में आकर के इस तरह की बात बोलना। सर सच्चाई एक है कि मरना हर किसी को है। हमें कम से कम दिल में ये तसल्ली है कि हम अपने दिल का करके अपने सपनों को जी करके मरेंगे। अमर तो कोई नहीं है, फोटो सबके लगेगी, हाथ सबके चढ़ेंगे, मेरे भी चढ़ेंगे। तो इसीलिए दिमाग से बड़े शांत रहते हैं। हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें लगता है हम लोग एक दिन जी ले, एक दिन एक्स्ट्रा जी लिए। घर से निकलने के बाद कभी नहीं लगता है कि हाँ वापस आएंगे कि नहीं लाएंगे। लेकिन ठीक क्या कह रहे थे? मैं मानता हूँ कि जब तक उस जुनून के हद पर आप नहीं जाओगे, क्योंकि बहुत लोग लॉजिकली मुझसे बात करता है एनजीओ ऐसे नहीं चलती है, एनजीओ में ये होता है, आउटपुट, पावर पॉइंट, ये रिपोर्ट, वो फोटो। मैं कभी मैं सब कुछ दरकिनार कर देता हूँ। मैं कहता हूँ नहीं, मैंने जैसे कहा कि एक बेंचमार्क है, अगर जिंदगियां नहीं बचा पाए तो सब बेमाने बकवास है। बहुत ही धैर्य का काम है। एक तो ऐसी परिस्थितियों में एक हमारा बहुत है, रात को हम बैठकर एक गीत गाते हैं, अकेला चलो, रविंद्रनाथ जी का, और बहुत ताकत देती है वो। मैं चाहूंगा मंजू एक लाइन इनसे सुनिएगा। जी जी जी। যদি তোরে ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে। যদি তোরে ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি সবাই করে ভয় তবে ওরে ও বাগা কেউ কথা না কয়। যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়, যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়, সবাই করে ভয় তবে ওরে ও বাগা কেউ কথা না কয়। তবে প্রাণে খুলে মনের কথা, তবে প্রাণে খুলে মনের কথা একলা বলো রে। যদি তোরে ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো। बहुत खूब। और इसी अवसर पर हम वापस गेम पे चले जाते हैं जी। क्योंकि हम चाहते हैं आज आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं। जिस नेक काम को आप कर रहे हैं उसकी थोड़ी सी आबादी और बढ़े, अलग लोगों को आप बचाएं, ऐसी महिलाओं को, उन बच्चों की परवरिश कर पाएँ आप। छठा प्रश्न अब आपके सामने आएगा अजीत सिंह जी और मंजू जी, और इसके लिए मिलेंगे आपको 20,000 रुपये। और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस गजल गायक को आपको पहचानना है। अभी आपको एक आवाज सुनाई जाएगी, आपको पहचानना है कि ये किसकी आवाज है। हमें नहीं लगता कि हमें ऑप्शन देने की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए ऑप्शन दे देते हैं आपके सामने। ए
तलत महमूद, बी नुसरत फतेह अली खान, सी तलत अजीज या डी गुलाम अली? डी गुलाम अली। ताला लगा दिया जाए? जी जी। डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। आप बिल्कुल सही हैं, 20,000 रुपए जीत गए। सही उत्तर आपने दिया है। गुलाम अली एक मशहूर पाकिस्तानी गजल गायक हैं। वो पटियाला घराने से हैं, जहां उन्होंने उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब से भी तालीम हासिल की थी। ओके, आगे बढ़ते हैं अब 7वें प्रश्न पर। इसका मूल्य है 40,000 रुपए और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस क्रिकेट खिलाड़ी ने अपने पहले टेस्ट मैच में शतक बनाया? Which of these cricketers scored a century on his test debut? आपके सामने ऑप्शन रखते हैं। ए ऋषभ पंत, बी पृथ्वी शॉ, सी करुण नायर, डी श्रेयस अय्यर। सपोर्ट लेते हैं, कौन सा वाला लेते हैं? इनमें से किस क्रिकेट खिलाड़ी ने अपने पहले टेस्ट मैच में शतक बनाया? ऋषभ पंत या करुण नायर में से कोई है। विल टेक हेल्प, बता रहा हूँ, उनको नहीं आता क्रिकेट। ये लो ऑडियंस को, ठीक है, ऑडियंस वी गो विद वन ऑडियंस टेल अस। लाइफलाइन लेना चाहेंगे? शांत हो जाए घड़ी बड़ी जी, जल्दी बोल दिया कीजिए, नटना घड़ी को हम रोक नहीं पाएंगे। तो आप एक लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, कौन सी? ऑडियंस पोल। हाँ जी। ऑडियंस पोल की लाइफलाइन। ओके, ऑडियंस तैयार हो जाइए। कंप्यूटर जी, ऑडियंस पोल को अंकित किया जाए। बारी आ गई आपकी। वोटिंग मीटर्स हाथ में रखिए। इनमें से किस क्रिकेट खिलाड़ी ने अपने पहले टेस्ट मैच में शतक बनाया? ए ऋषभ पंत, बी पृथ्वी शॉ, सी करुण नायर या डी श्रेयस अय्यर। और आपका समय शुरू होता है अब। सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है पृथ्वी शॉ को। आप मुस्कुरा रहे हैं, शायद आपको पता नहीं था। बिल्कुल जानकारी थी ही नहीं। क्या करना चाहेंगे? बस पृथ्वी शॉ पे ही जाएंगे, बी। ताला लगा दें इसके? पृथ्वी शॉ, बी। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस बिल्कुल सही है, वेल प्लेड। अब आगे बढ़ते हैं अजीत सिंह जी, और आ रहा है 8वां प्रश्न। एक लाइफलाइन आपकी चली गई है। इस प्रश्न के लिए आपको मिल सकते हैं 80,000 रुपए और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन सा एकमात्र राज्य है जिसके 2 मुख्यमंत्री बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी बने? Which is the only state from which 2 chief ministers have gone on to become Prime Minister of India. Okay? ऑप्शन सुनिए। ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी आंध्र प्रदेश या डी उत्तर प्रदेश। बीपी सिंह थे, आई थिंक उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश एकमात्र राज्य 2 मुख्यमंत्री बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने। तो बीपी सिंह थे और वो चंद्रशेखर भी थे, उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री नहीं थे। 35 सेकंड बचे हैं, जल्दी बोलिए। लेकिन प्रधानमंत्री लाइफलाइन ले सकते हैं या बोल सकते हैं? 50-50। शांत हो जाएं घड़ी बड़ी जी। 50-50 लाइफलाइन लेंगे अजीत सिंह जी। इसको अंकित किया जाए सबसे पहले कंप्यूटर महाशय, 50-50 को, और 2 गलत उत्तर मिटा दिए जाएं। 2 बचे हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश क्या बोलेंगे? जल्दी बोलिए। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। ताला लगा दें। डी उत्तर प्रदेश पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। कुछ संदेह हो रहा था आपके मन में? हम उत्तर प्रदेश समझ रहे थे लेकिन वो वीपी सिंह के अलावा वो दिमाग में चढ़। चंद्रशेखर थे एक और एक और थे। आपका उत्तर सही है। देखा, मैं सही गई। चौधरी चरण सिंह। मैंने कहा उनको कि उत्तर प्रदेश कहा था आपने? हाँ, मैंने कहा चंद्रशेखर बता। बस हो गया विवाद आज घर में। मैंने कहा था उत्तर प्रदेश। ये चीफ मिनिस्टर ट्वाइस इन 1967 एंड इन 1970, प्रधानमंत्री 1979 to 1980, विश्वनाथ प्रताप सिंह मुख्यमंत्री 1980 to 82, प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम 2 December 1989 to 10 November 1990। अजीत सिंह, हम जानना चाहेंगे कि ये जो बच्चियां, इनकी उम्र क्या होती है? और सबसे छोटी उम्र की बच्ची अगर आपके कोई
याद हो जिसका आपने जीवन संवारा हो या जिसको आपने बचाया हो? इलाहाबाद में एक बच्ची 6-7 साल की थी जो 6-7 साल की? जी बिल्कुल व्यवसाय में वो थी, फ्लैश ट्रेड में वो फंसी हुई थी बच्ची, उसको हम लोगों ने रेस्क्यू किया था। और इलाहाबाद में ही हमने पहली बार बिल्कुल पाया कि हार्मोनल इंजेक्शंस देकर बच्चियों को वहाँ पर ग्रूम अप किया गया, जैसे बिल्कुल चिकन्स को बड़ा करते हैं। और इसको मैंने अपने PIL में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कोट किया इस बात को कि किस हद तक ये पूरा जो क्राइम क्रिमिनल नेक्सस आगे बढ़कर काम कर रहा है। हमारी पुलिस और हम लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं, शायद NGO के लोग। वो अब क्या है कि जिन छोटी बच्चियों को लाकर वो वहाँ ग्रूम अप कर रहे हैं, जिनको हार्मोनल इंजेक्शन देकर बड़ा कर रहे हैं, उनको खुद को ही नहीं पता कि हमारे माँ बाप कौन है। अगर उनको आप रेस्क्यू करो तो मुश्किल हो जाती है। वो खुद ही कहते कि तो हमारी माँ है, ये हमारे पिता है, ब्रोथल कीपर को, कोठे मालिक को। तो कितना डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाता है। आप कहते हैं कि हम रेड करते हैं, तो आप कोई एक स्थान में या किसी एक जगह पर आप घुस गए, कहते क्या है और करते क्या है उसके बाद? क्या कहते हैं आप इन बच्चियों को, या क्या कहते हैं आप इन महिलाओं को? देखिए रेस्क्यू, क्योंकि उनको तो पता नहीं होता ना कि देखिए ये कौन बात है, आप लोग क्यों आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। बहुत और कैसे वो इतनी जल्दी मान जाते हैं आपके साथ जाने के लिए? यकीन मानिए, एक रेस्क्यू ऑपरेशन में ऐसी बच्ची को हमने निकालने की कोशिश की जिसका पूरे सर में उसके कोठे मालकिन ने मारा था, पूरे कीड़े पड़ गए थे, गिर रहे थे कीड़े। लेकिन फिर भी वो शायद नहीं आना चाह रही थी, क्योंकि इस दुविधा में वो रहते हैं। कभी कभी वो जो पूरा जो बंधन होता है, जो पूरा जो स्लेवरी इस ढंग से है कि जो गुलाम खुद ही नतमस्तक होकर बैठा हुआ है कि मतलब हमारे तो यही काम ही है। ये बड़ा चैलेंजिंग जॉब हो जाता है। तो पहले तो हम लोग काउंसलिंग भी करने की कोशिश करते हैं। पहले जो 1-2 मरतबा हम लोग जाते हैं, किसी ढंग से घुसते हैं वहाँ पर, चाहे कुछ जैसे इलाहाबाद में हम लोग लिपस्टिक पाउडर बेच रहे थे 11 महीने तक, ठीक है। तो लिपस्टिक पाउडर ही बेचते जितनों की काउंसलिंग कर सके, बात कर सके। लेकिन ये नहीं कहते कि हम तो, क्योंकि हमको डर भी होता है कि कहीं बात लीक आउट ना कर जाए। तो जो भी एक रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं वो कभी कभी काम करता है। और कभी कभी तो ये होता है कि देखिए लॉ भी कहता है कि अगर आपको ब्रॉथल में नाबालिग बच्ची मिली है जो कि सरकार द्वारा घोषित रेड लाइट एरिया है, तो वो एज्यूम करेगा, लॉ प्रिज्यूम्ड होता है कि ये एक्सप्लॉयटेशन, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और हुआ है, तो उसको फिर रेस्क्यू कर लिया जा जाता है। जब आपका परिचय दे रहे थे तो हमने कहा था कि ये बच्चियां जो है किडनैप हो जाती हैं अलग अलग शहरों से, उनकी सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए? पर्सनल एक फैमिली के लिए कोई सुझाव मैं नहीं देना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, एक तो है कि जो सामाजिक और आर्थिक स्थितियाँ जो देश की हैं उस पर थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है, और दूसरी जो जेंडर इनइक्वालिटी वाला जो मामला है उस पर काम करने की ज़रूरत है ना। और मैं उसके बाद मैं समझता हूँ कि जो स्कूल्स में, कॉलेजेस में, और या पेरेंट्स अपने जो बच्चियों को, क्योंकि वो सोचते हैं कि कुछ चीज़ें बात करने लायक नहीं है, मैं समझता हूँ वो आइस को ब्रेक करना चाहिए और पेरेंट्स को इंटरेक्ट करना चाहिए, उनसे संवाद करना चाहिए, अपने बच्चों के साथ बताना चाहिए कि तुम्हारे साथ ऐसे कोई तुमको बेवकूफ़ बनाकर, कोई चीट कर तुमको बाहर ले जा सकता है। तो बच्चे को एजुकेट करना बड़ा ही सशक्त माध्यम है। जी जी। और सबसे बड़ी समस्या ये भी आ रही है, हम लोग बहुत केसेस आइडेंटिफाई करते हैं और उसमें मैं समझता हूँ कि शायद आधे केसेस ही हैं जिनके माँ बाप वगैरह ये बताने के लिए तैयार होते हैं या फिर उसके आगे बढ़कर केस करने के लिए तैयार होते हैं कि हाँ हमारी बच्ची को बेच दिया गया, ट्रैफिक्ड हो गई है। ऐसी भी परिस्थितियां, क्योंकि क्या होगा, शादी कैसे होगी उसकी, लोग क्या कहेंगे, या उसको बहुत कभी कभी तो उसकी व्यवस्था के ऊपर विश्वास नहीं है कि पता नहीं क्या न्याय मिलेगा, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। तो ये सब बातें भी होती हैं कि जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि भाई लड़की, फलाने की लड़की भाग गई ना, भाग गई बड़ा ही खतरनाक हो जाता है उस परिवार के लिए। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक PIL किया है और जिसमें हमने बहुत हम्बल फिगर्स डाले हैं। मैंने कहा कि वहाँ पर 12 लाख नाबालिग लड़कियां बंधक बनी हुई हैं अभी, जिनको 12 लाख, जो कि बहुत हम्बल फिगर है सर। मैं आज से 10 साल 15 साल पहले के फिगर्स को लेकर ही मैंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में PIL किया, तो वो एक्सेप्ट भी हो गया है और उस पर मैं समझता हूँ ऑनरेबल कोर्ट जल्दी ही एक्शन भी लेगा। और हमारा सारा फोकस ये है कि कैसे उनको मुक्त कराएं। ये तो विजिबल, ये तो वो फिगर्स मैं निकाल कर बता रहा हूँ जो कि आपके सामने है अब, ठीक है। और कितना छुपा है और कितना दबा है वो अंतहीन है, क्योंकि बहुत ही लिक्विडेटिव बिजनेस है, बहुत ही पैसा मिल रहा है जो पूरा क्रिमिनल नेक्सस को इससे, पूरा सेक्स ट्रेड जो है।
हमारे पास एक छोटी सी जानकारी है कि एक सज्जन पुरुष थे जिनका नाम था आदर्श श्रीवास्तव। वो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और उनको लगा कि कुछ ऐसी बच्चियां जो हैं उनके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है, होने वाला है, या कोई इस तरह से उनको अगवा करके ले जा रहा है। तो उन्होंने ट्वीट करके कि हम इस गाड़ी में हैं, यहाँ हमारा स्थान है और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इस तरह का एक कार्यक्रम चल रहा है जहाँ पर इन बच्चियों को अगवा करके ये लोग ले जाएंगे। और उसका परिणाम ये हुआ कि ट्वीट क्योंकि जगह जगह फैल गया, ये वहीं पर जितने भी प्रशासन के लोग थे, पुलिस के लोग थे, जो भी लोग थे वहाँ इकट्ठा हो गए तुरंत और इन बच्चियों को बचाया। मुझे यही एक चीज़ और जोड़ना है सर। सवाल इस बात का है कि बीच शहर में सिर्फ एक शहर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ, नाबालिग बच्चियाँ, औरतें बिक रही हैं, किसी को दिख नहीं रहा है क्योंकि हम गुजर जाते हैं। आपने पूछा था ना क्या करना चाहिए, तो जो गुजर जाने की जो हमने क्रम बना रखा है, सवालिया संस्कृति को हमें जीवंत रखना होगा। सवाल उठाएंगे तभी नए का सृजन होगा, नए का निर्माण होगा। बिल्कुल सही कहा जी। तो ये सवाल न उठाने की जो परंपरा है, चुपचाप गुजर जाने की परंपरा, ये बहुत खतरनाक है। जब तक प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, प्रॉब्लम को हम एक्नॉलेज नहीं करेंगे, तो समाधान कहाँ से निकलेगा? जी। अगर ऑस्ट्रिच जैसे हम बालू में अपना सर डालकर बैठ जाएं और सोचें कि समस्या चली जाएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल। और दुर्भाग्य की बात बताऊं, मैं पढ़े लिखे लोगों से जब भी मैं बात करता हूं, बोलते ऐसा होता है क्या? मैं इससे परेशान हूं इस बात से, ऐसा होता है क्या? मतलब व्हाट टू टॉक, उससे आगे क्या बात करें हम? कहने का तात्पर्य यह है कि सबको, माता पिताओं को, जितने भी बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उन सबको सतर्क रहना पड़ेगा, शिक्षित करना पड़ेगा अपने बच्चों को कि देखिए इस तरह की चीज़ें हो रही हैं देश में, आप उनसे बच के रहिए और हमें सूचित करते रहिए। आप कभी कुछ आपको अलग लगे, अनाप शनाप कुछ बात हो, ये सिविलाइज्ड नहीं है, सिविलाइज्ड होना नहीं है। सिविलाइज्ड होने का मतलब कांटा चम्मच से खाना ही नहीं होता है। बिल्कुल सही कहा। इस देश में बच्चियां बिक रही हैं, इस देश में लोग भूखे मर रहे हैं और आप कहते हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है। जी। तो मैं समझता हूँ ये भी पैमाना है। अगर बच्चियों का बिकना भी एक पैमाना है, अगर बिक रही है तो मैं समझता हूँ बरकत नहीं हो रही, तरक्की नहीं हो रही। वी मस्ट क्वेश्चन इट। ओके अजीत सिंह जी, गेम को आगे बढ़ाएंगे अब हम। अब आएगा 9वां प्रश्न आपके इस खेल के जीवन में। उसका मूल्य है 1,60,000 रुपए और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत के अनुसार योग्यता में अर्जुन के समान होने के बावजूद द्रौपदी ने कर्ण से विवाह न करने का क्या कारण दिया था? According to the Mahabharata, what reason did Draupadi cite for not marrying Karna in spite of him having skills similar to Arjun? Option suniye. A, he was a Sutaputra. B, he did not have a kingdom. C, he was not an efficient archer. D, he was a Brahmin. A, वे एक सूतपुत्र थे। B, उनके पास कोई साम्राज्य नहीं था। C, वे एक अच्छे धनुर्धर नहीं थे। और D, वे एक ब्राह्मण थे। ए, वे एक सूतपुत्र नहीं थे। वे सूतपुत्र वे एक सूतपुत्र थे, इसीलिए वो उससे शादी नहीं करना चाहते। सर आप सर हिला रहे हैं, वो आप हाँ बोल रही हैं। नहीं सर हिला रहे, मतलब मैं उनको बोल रही हूँ कि ए जाएंगे, तो ये कह रहे हैं कि हाँ। आप सहमत हैं उससे? हाँ बोल दिया तो ठीक ही होगा। जल्दी बोलिए। जी क्या जी करें? जी जी ए ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। हे भगवान, मंजू जी कभी कभी पतिदेव की भी सुन लेनी चाहिए आपको। आपको इतना विश्वास कैसे है? क्योंकि मैं महाभारत देख के मुझे पता आंसर। पढ़ा है आपने, सुना है, पढ़ा है, देखा है जी। जो कुछ भी आपने पढ़ा सुना देखा है वो सब का सब सही है। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 1,60,000 रुपए जितवा दिए आपने। कर्ण एक सारथी के पुत्र थे और उनकी वास्तविक वंशावली हर किसी से छिपी थी। स्वयंवर के दौरान द्रौपदी ने कहा कि क्योंकि वो एक सूतपुत्र है, वो उनसे शादी नहीं करेंगे। तब किसी को पता नहीं था कि वो कुंती के सबसे बड़े पुत्र थे, सूर्यदेव से। बिल्कुल सही उत्तर आपको मालूम है। सर वैसे आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। नहीं हम कभी कभी
ओके, अगला प्रश्न आने वाला है आपके इस खेल के जीवन में, यह है 10वां प्रश्न। इसका मूल्य है 3,20,000 रुपए। तैयार हो जाइए। और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इस पक्षी को पहचानिए जो कर्नाटक, उड़ीसा और तेलंगाना का राज्य पक्षी है। अभी आपको एक हम छवि दिखाएंगे। कैन वी हैव दैट पिक्चर प्लीज? इस पक्षी को पहचानिए जो कि कर्नाटक, उड़ीसा और तेलंगाना का राज्य पक्षी है। आइडेंटिफाई दिस बर्ड विच इज द स्टेट बर्ड ऑफ कर्नाटक, उड़ीसा एंड तेलंगाना। और वो ऑप्शंस हैं ये: ए इंडियन रोलर, बी ब्लड फेजेंट, सी वेस्टर्न ट्रैगोपैन या डी हिल माइना। भारतीय नीलकंठ, ब्लड फेजेंट, वेस्टर्न ट्रैगोपन या डी पहाड़ी मैना। डी है, डी हिल मैना पक्का? मुझे भारतीय नीलकंठ की नहीं। ये तो नाम ही पहली बार सुन रहे। पहाड़ी मैना तुम ये रिस्क मतलब ले लीजिए। नहीं, वो हेल्प लेते हैं। जी बोलिए। हेल्प लेंगे। ओके, जल्दी से घड़ी को हेल्पलाइन। अच्छा, हेल्पलाइन। शांत हो जाए घड़ी बड़ी जी। कौन सी लाइफलाइन लेंगे आप? एक जोड़ीदार है और एक आस्क द एक्सपर्ट की एडवाइस लेंगे। ओके, कमिश्नर महाशय, आस्क द एक्सपर्ट जो लाइफलाइन है इसे अंकित किया जाए और आ जाइए हमारे सामने एक्सपर्ट जी। नेहा जी, आमंत्रित करता हूं आपको। नेहा जी, एक प्रश्न है, उसको पहले मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको। उसके बाद आपको मैं 4 ऑप्शंस पढ़ के सुनाऊंगा और जैसे ही ऑप्शंस पढ़ना शुरू करूंगा ये 60 सेकंड की घड़ी जो है चल पड़ेगी। प्रश्न सुनिए। इस पक्षी को पहचानिए जो कर्नाटक, उड़ीसा और तेलंगाना का राज्य पक्षी है। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए इंडियन रोलर, बी ब्लड फेजेंट, सी वेस्टर्न ट्रैगोपैन या डी हिल माइना। सर, जो ऑप्शंस आपने मुझे दिए हैं उसमें हिल माइना तो ये देखने से लग नहीं रहा है। ब्लड फेजेंट, इसका हिंदी रूपांतरण मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इंडियन रोलर यानी कि ए जो ऑप्शन है वो दरअसल नीलकंठ इंडियन रोलर को कहते हैं और ये पक्षी इन तीनों राज्यों में सबसे ज्यादा देखा या पाया जाता है, इसीलिए ये यहाँ का स्टेट बर्ड है। तो मेरा जवाब है ऑप्शन ए, इंडियन रोलर। मेरा आंसर सही था। इंडियन रोलर का आंसर सही था। मेरा आंसर सही था। क्या कह रहे हैं आप? ए कह रही हैं? ए नेहा जी, ए इंडियन रोलर इज द आंसर। क्या कीजिएगा, जाएंगे इनके साथ? हाँ, हम भी वही कह रहे थे। आप भी वही कह रहे थे? जी, मैं बोली इनको, ये पहाड़ी मैंने पटक गए। तो क्या करें, अभी ताला लगा दें इसे? जी लगा जी हाँ। ए इंडियन रोलर, ताला लगाया जाए। नेहा जी, आप बिल्कुल सही हैं। बहुत बहुत बधाई। हम रिस्क बोली नहीं, भारतीय नीलकंठ, ये सुने नहीं। अरे हम रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे भाई, कहीं 3,20,000 तक तो पहुंचे। उसके बाद देखी जाएगी। आपने कहा था कि ये इंडियन रोलर है। हाँ, मैंने कहा भारतीय नीलकंठ बोला इनको। ये करे ने पहाड़ी मैंने नहीं, ये भारतीय नीलकंठ है। करे नहीं, चलो चलते हैं आगे। दिल भर में कितनी बातें हैं जो ये नहीं सुनते हैं आपकी? ज्यादातर ऐसा ही होता है। बिल्कुल सही उत्तर। और जीत गए हैं आप 3,20,000 रुपए। ये दूसरा पड़ाव आपने पार कर लिया है और बहुत जोरदार तालियां बजनी चाहिए क्योंकि एक चेक आ रहा है इनके नाम। ये रहा आपका चेक 3,20,000 रुपए का। ये आपका हो गया है। अजीत सिंह जी और मंजू जी, आगे बढ़ने से पहले हमारे पास एक और वीडियो है, हम चाहते हैं कि वो हमारे दर्शक देखें। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? गुड़िया के साथ आप खेलते हो और फिर फेंक देते हो, तो ये नाम वहीं से आया।
इसलिए गुड़िया का जो रोल है वो या तो नाबालिग बच्चियां जो है उनको निकालना है, या जो भी बच्चियां सपोर्ट हमारा चाहती हैं तो हम उनको हेल्प करते हैं। हमको काटे, मारते थे, हम बहुत रोते थे, हमसे बहुत काम करवाते थे, घर के अंदर बंद करके रखते थे कि भागे नहीं। फिर गुड़िया संस्था से पुलिस, गुड़िया संस्था से गए थे सब लोग, हमको राजस्थान से लेकर आए थे। हमारा मदद बहुत की इन लोग। अब तक गुड़िया ने लगभग 2-2.5 हजार रेस्क्यू ऑपरेशंस किए हैं, जिसमें लगभग 3,000 बच्चियों को रेस्क्यू किया है और लगभग 3,000 ही मुकदमे भी लड़ रही है, क्योंकि हम लोग बिल्कुल एंड टू एंड स्ट्रेटजी में विश्वास करते हैं, जब तक कि हम लोग ट्रैफिकर को दम बिल्कुल पिन डाउन ना कर दें। कुल मिला जुला कर इस प्रेजेंट में हम लोग कम से कम 3-4 हजार बच्चों को केटर कर रहे हैं। रेड लाइट एरिया के कॉन्टेक्स्ट में जो पूरी सेक्स ट्रैफिकिंग का पूरा जो क्रिमिनल नेक्सस था वो एक अलग लड़ाई और संघर्ष था। और उसके बाद जब मैंने बेड़िया कम्युनिटी को देखा तो वहाँ जो पारंपरिक प्रोस्टिट्यूशन है वो कायम था, तो हमने यहाँ का जो अप्रोच था हमारा यहाँ बेड़िया समाज के बीच में, मैंने सोचा कि मैं इनका एक हिस्सा बन के रहूँगा। जैसे मैंने बच्चे अडॉप्ट किए थे वैसे इस गांव को अडॉप्ट करके मैं रह रहा हूँ, और इस जीने के क्रम में हम लोग उन्हीं के साथ खाना, गाना, नाचना, तो एक परिवार का हिस्सा बनने की मेरी कोशिश है। जो लड़कियां पहले सोचती थी कि हम लोग धंधा करें, डांस करने जाएं, आजकल लड़कियां सोच रही हैं कि हम लोग पढ़ें, आगे बढ़ें। बहुत खुशी है और शुक्रगुजार भी हैं उनके, जो कि वो आए और हमको आगे बढ़ाए, बच्चों को आगे बढ़ाए। आज हमारी दोनों गुड़ियाओं ने नाम रोशन करा है और नेशनल खेल के आई दोनों। इनका श्रेय हमारे अजीत सिंह जी सर गुड़िया स्कूल के संचालक को जाता है। कहते हैं कि मालिक किसी भी रूप में किसी को भेज देता है। ये बेड़िया जाति का हिसाब और था हमारा, उनने बदल दिया, हमको स्वर्ग में ले आए वो। अजीत सिंह जी बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। अभी हमने जो देखा, आपने कहा कि आपने पूरा गांव जो है उसको आपने अडॉप्ट कर लिया है। इस पूरे गांव में इसी प्रकार की महिलाएं रहती हैं या बच्चे इसी गांव में थे? हाँ जी, बेड़िया जो जाती है ये ट्रेडिशनली ये इनका फैमिली बेस्ड प्रोस्टिट्यूशन में ये लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है ना। और ये आज से नहीं कई सौ साल से बेड़िया जाती है, जो मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, यूपी के भी हिस्सों में है। तो ये लोग परंपरागत रूप से वेश्यावृत्ति में ही उनकी बेटियां, माँ के बाद बेटियां उसको इनहेरिट करती हैं। ये उन्होंने समझ लिया है कि ये हमारा जीवन भर में व्यवसाय रहेगा। जी 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 जी। तो पहले 5 बच्चों को मैं लेकर गया था, 5 किलोमीटर पैदल में लेकर जाता था इनको स्कूल, और आज मैं समझता हूँ गाँव के हर घर से बच्चा स्कूल जा रहा है पढ़ने के लिए, और जिसके हम लोग फीस कॉपीज़ वगैरह सपोर्ट करते हैं। बात फीस कॉपीज़ की नहीं है, बात है उस पूरे टेम्परामेंट को बदलना, पूरा एटीट्यूड को बदलना, जहाँ उनके जीवन में स्कूल और कुछ विकल्प की सूझबूझ आए, और ये बड़ा डिफ़िकल्ट है। इसीलिए मैं वहाँ रह रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली देखिए क्या है कि जो आप वहीं रह रहे हैं गाँव में, बिल्कुल अडॉप्ट करके, जैसे एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट जैसे करता है, एक उसी का पार्ट बनकर मैं रह रहा हूँ। उन्हीं का नाच सीखना, उन्हीं के साथ गाना, उन्हीं के साथ आइस पाइस खेलना। कोई टेक्निकल आउटपुट, इनपुट और एनजीओ का जो मैकेनिकल तरीका है उससे मैं काम नहीं कर रहा हूँ। कोई जजमेंट की बात नहीं होती हमारे कहीं पर भी। मैं इस मुद्दे पर कोई जजमेंटल मोरालिटी की बात ही नहीं करता हूँ। कोई कस्टमर आया, आप अटेंड कर आए, उसके बाद फिर आए, क्योंकि अगर मैं जजमेंटल हो जाऊंगा तो फिर वो मेरी बात कोई सुनेगा नहीं जी। और उसका रिजल्ट आपके सामने है। उस गांव को मैं आपको बता रहा हूँ, एक भी बच्चा ऐसा नहीं जो स्कूल नहीं जा रहा और नए जिंदगी के लिए वो तैयार नहीं है। मेरा कहना ये है कि एक कोशिश होनी चाहिए, और मैं समझता हूँ अगर कोशिश हो तो क्या नहीं हो सकता है। जी जी जी, बिल्कुल। पैसा, मनी इज नॉट इक्वल टू चेंज। और एनजीओ में हम मान बैठे हैं कि वो मैकेनिकल इतना हो गया, मुझे दुखी हूँ मैं इस चीज़ से, है ना, कि बदलाव के लिए पैसा अनिवार्य नहीं है ना। जहाँ अगर बात में दम होगी तो बात दूर तक जाएगी। वाह, अगर बात और एक बड़ी मैं इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा बेड़िया जाति का जो मेरा सेंटर है, जो मैंने उनसे एक ज़मीन मांगा, भाई हमें कहीं रहने के लिए दे दो, तो उन्होंने बिल्कुल जो मरघट की जमीन थी, बिल्कुल मरघट के बीच में ही हमें मिली, जो है ना, जहाँ जलाते थे वो अपने लाशों को। मैंने कहा ठीक है, मैं खुशी खुशी वहीं रहता हूँ, आज भी रहता हूँ। और मरघट की जो कहानी मैं एक जुड़ती है, पीछे जाता हूँ जब मैं बनारस में,
बनारस में एक बार कुएं में एक बच्ची गिरी हमारे यहाँ, तो हमने देखा सब खड़े हैं। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता, कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा। हम भी कूद गए और कूद तो गए, लेकिन हमको खुद तैरना नहीं आता था और हम समझ लीजिए एक बार ऊपर आने की कोशिश हुई, लेकिन हम लोग थक हार कर 2-2 बार गिर गए नीचे, और फिर हम ऐसे लेट गए और हमारे पेट पर लड़की, और एक दूसरे को, मौत को मैं देखा पहली बार जीवन में। और जिस दिन आप मौत को देख लेते हो आप सिकुड़ जाते हो, यकीन बताऊं मैं। मेरे जीवन की सबसे बड़ी घटना यही है कि जिस दिन आपने मृत्यु को देखा आप सिकुड़ जाते हो, सब अहंकार खत्म हो जाएगा और पूरे सृष्टि से आप जुड़ जाओगे, यकीन मानिए। और तब ना आप पेड़ काटोगे, ना नदी गंदा करोगे, ना लड़की बेचोगे, ना रेप करोगे, है ना। और यहीं पर हर गार्जियन को अपने बच्चे के साथ काम करना है। क्यों? उसको अहंकार में नहीं बनाना है, उसको सिकुड़ाना है ना, श्रिंक करना हमें सीखना पड़ेगा। और दैट इज द पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ नॉलेज और विजडम के फर्क को आपको समझाना पड़ेगा। डिग्री लेने के बावजूद भी सिजेरियन ऑपरेशन हो रहे हैं, बिना मतलब के हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि विजडम वाला पार्ट नहीं है। कबीर, बुद्ध, उन्होंने पीएचडी नहीं किया था। तो मेरा कहने का मतलब है उस हमको हार्ट और माइंड को हमें कनेक्ट करना पड़ेगा, और ये बहुत ज़रूरी है। मेरे जीवन में मृत्यु को मैं जो नज़दीक से देखकर मैंने इतना कुछ सीखा और इतना गहरा मेरे अंदर गया है कि उसी का प्रतिबिंब है जो मैं सब कुछ कर रहा हूँ। वाह, बहुत खूब सर। चलिए अजीत सिंह जी, खेल को आगे बढ़ाते हैं। 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने, 3,20,000 जीत गए। अब आपके सामने आएगा 11वां प्रश्न, जिसका मूल्य है 6,40,000 रुपए। और वो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले किस कार्यकर्ता का अपनाया हुआ नाम स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद है? Which of these environmental activists adopted the name Swami Gyan Swarup Sanand? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए, रंजीत भार्गव, बी, अशोक खोसला, सी, जी.डी. अग्रवाल, डी, टी.जी.के. मेनन। अब आपके पास समय है। एक लाइफलाइन बची हुई है और आप लीस्ट रिस्क पे हैं। जी.डी. अग्रवाल। जी.डी. अग्रवाल, सी। जी.डी. अग्रवाल जी। फाइनल उत्तर आपका? जी। कमेंट मार्शल जी.डी. अग्रवाल, सी। ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब आपका, और 6,40,000 जीत गए आप। गंगा की सफाई के मुद्दे पर आमरण अनशन कर रहे पर्यावरणविद गुरुदास अग्रवाल का अभी हाल ही में निधन हो गया। ये आईआईटी कानपुर में प्रोफेसर भी रह चुके हैं। इन्होंने 79 वर्ष की उम्र में संन्यास लिया और ये नाम अपनाया। अब आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पर, और इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस जगह को मिर्जा गालिब ने काबा-ए हिंदुस्तान कहा था? Which of these places was called Kaaba-e-Hindustan by Mirza Ghalib? ऑप्शन सुनिए। ए, दिल्ली, बी, वाराणसी, सी, इलाहाबाद, डी, आगरा। काबा-ए-हिंदुस्तान। वाराणसी होना चाहिए। क्यों? वाराणसी सर, मुझे लग रहा है बनारस। सर बनारस लग रहा है। क्या करना चाहेंगे? बनारस के साथ चले जाएं सर। वाराणसी का लॉक कर देते हैं। ये तो आप पर निर्भर है, आप जाना चाहते हैं कि नहीं। आप जैसा कहेंगे हम वहां चल पड़ेंगे। सर वैसे जाना तो चाहते हैं, वाराणसी के साथ ही अपना धर्म स्थली है। ओके, क्या किया जाए? डुबाएगा नहीं बनारस हमें। वाराणसी सर, वाराणसी। ताला लगा दें? जी। कमेटी महाशय, बी, वाराणसी। ताला लगाइए, बताइए कि वहां जाने लायक है या नहीं। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। बहुत खूब, बहुत खूब। चलो ठीक है, चलो भैया। उन्होंने अपनी प्रसिद्धि मसनवी चिराग दैर में बनारस की आध्यात्मिकता, पवित्रता और सौंदर्य को बेहद खास अंदाज में
चित्रित करते हुए इसे काबा-ए हिंदुस्तान कहा है। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया और आपने कहा कि ये तो बनारस है, वहाँ तो जाना ही पड़ेगा। ओके, अब चलते हैं आगे 13वें प्रश्न के ऊपर और इसका घोषणा हो गई है मंजू जी की खेल समाप्त किया जाए। तो आज हमें यही समाप्त करना पड़ेगा। आपने अपनी गुड़िया संस्था के लिए 12,50,000 आपने जीत लिए हैं। भविष्य में आपने क्या सोचा है एक संस्था के बारे में और आगे जो कार्य कर रहे हैं किस तरह का काम करिएगा? अभी नियर फ्यूचर में जो हमारा पूरा जो हमें मछली का आँख नज़र आ रहा है वो है 12 लाख नाबालिग बच्चियों को वेश्यावृत्ति में से निकालना। बिल्कुल फोकस्ड हैं हम इस वक्त। और दूसरी बात जो है, जो बहुत विकट चीज़ है, जो हमारे देश की जो इम्प्लीमेंटेशन का जो प्रॉब्लम है पूरा, ये नहीं कि कानून नहीं, कानून हैं, तो कहने का मतलब ये है कि इम्प्लीमेंटेशन पर अगर फोकस किया जाए और अथॉरिटीज़ का सहयोग मिले तो मैं समझता हूँ कि समस्या का आधा समाधान तो वहीं रखा है। जी, हम उम्मीद करते हैं अजीत सिंह जी और मंजू जी आपका इस नेक काज जो है और भी आगे बढ़े और जो आपने प्रण लिया है ये 12 लाख जो बच्चियाँ हैं उनको बचाना है हमें, उसमें आप सफल हों। देवियों सज्जनों, ये 12,50,000 रुपये जो जीते हैं डिजिटली हम आपके इस गुड़िया फाउंडेशन के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। आजकल डिजिटल का ज़माना है, तो ये देखिए 12,50,000, ठीक है, कन्फर्म किया, ओके किया और ये 12,50,000 रुपये आपके अकाउंट में चले गए गुड़िया फाउंडेशन के अकाउंट में। बहुत ही तेज़, आसान और सुरक्षित तरीका है ये। तो अजीत सिंह जी और सांत्वना मंजू जी, कभी कभी शब्द नहीं मिलते हैं जो भी हमारे कर्मवीर कार्यक्रम में आते हैं और इतना नेक काम करते हैं आप लोग। कभी कभी हमें स्वयं बहुत शर्म आती है कि हमने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, या कभी हमने इसकी ओर योगदान नहीं किया। मान्यवर, मैं ऐसे ही व्यक्तिगत रूप से आपको कह रहा हूँ, यदि आपको किसी भी दिशा में हमारी आवश्यकता पड़े तो मैं अपना योगदान भी देना चाहूँगा। आप हमें बताइए कि किस ओर हम इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। और जाने से पहले आपके हम जोड़ीदार को यहाँ बुलाएंगे। सूर्यभान जी, आपसे मैं निवेदन है कि आकर के हमारे साथ एक फ़ोटो खींच लें। ये ऐसा फ़ोन है, उंगली दबाने से खुल जाता है। ये लीजिए।